हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट फर्स्ट में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। पहला टॉपिक। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में अलग अलग इसकी फार्मूला है, अलग अलग इनके नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस को ज्ञात करने का अलग अलग तरीका है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल यानी रेखीय अणु में देखें तो मौलिक कंपनों की संख्या 3n-5 होती है। n है यहाँ पर उसमें उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो 3n-5 से कैलकुलेशन करके 4 मौलिक कंपन दोनों में उपस्थित हैं, जिसमें से 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और 2 हैं उसके बेंडिंग वाइब्रेशंस। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में मौलिक कंपनों की संख्या को ज्ञात किया जाता है 3n-6 फार्मूला से, जिसमें से n-1 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं और 2n-5 बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। एग्जाम्पल जैसे CH4 मैथेन, Cn-6 फार्मूला से कैलकुलेशन करके 9 कुल मौलिक कंपन, जिसमें से 4 तनन तथा 5 बंकन कंपन, 4 स्ट्रेचिंग और 5 बेंडिंग वाइब्रेशन है। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि HCl, HF, HBr आदि में केवल एक ही प्रकार का कंपन उपस्थित होता है, और दूसरे तरह के जो सिमेट्रिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2, F2, Cl2, N2, O2 आदि में किसी प्रकार का कोई अवशोषण बैंड प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यदि कंपन विद्युत सममितीय हो तो ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के अणुओं में डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उसके डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होना। तो जो सिमेट्रिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें कोई अवशोषण बैंड प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये इंफ्रारेड एनर्जी का अवशोषण नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, वो है इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शंस एंड चेंज इन डायपोल मोमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी अणु में डायपोल मोमेंट में परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर डायपोल मोमेंट किसी अणु में 0 है तो वो IR इनएक्टिव होगा, यानी इंफ्रारेड अक्रिय अणु कहलाएगा और वो किसी प्रकार का स्पेक्ट्रम नहीं देगा। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यानी अवशोषण बैंड प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उनके डायपोल में परिवर्तन आना। तो सभी अणुओं में ऊर्जा का अवशोषण समान रूप से नहीं होता। ऊर्जा यानी इंफ्रारेड विकिरण का अवशोषण समान ऊर्जा में नहीं होता है, और किसी अणु में इंफ्रारेड एनर्जी के अवशोषण के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो किसी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किसी एब्जॉर्प्शन बैंड की तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी बंध में उपस्थित डायपोल मोमेंट के मान पर निर्भर करती है, और किसी बंध में जितना अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा यानी डायपोल मोमेंट होगा, वह बंध उतनी ही प्रबल तथा तीव्र एब्जॉर्प्शन बैंड
देंगे। अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बोनिल आप देखते हैं, कार्बोनिल अगर बंध को देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन बॉन्ड देता है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्बोनिल है वो आप जानते हैं कि एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उसमें पाया जाता है, यानी ध्रुवणता उसमें पाई जाती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और जैसे ही ये इंफ्रारेड एनर्जी का अवशोषण करता है तो इसके द्विध्रुव के आघूर्ण के मान में परिवर्तन होता है और यह IR स्पेक्ट्रम इसमें प्राप्त होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण का निर्धारण धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के गुरुत्व केंद्रों की स्थितियों से किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि शीट में आपके सामने है, जो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें 4 प्रकार के जो वाइब्रेशन इसमें पाए जाते हैं, 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और 2 बेंडिंग वाइब्रेशन। तो यहाँ आपको ये 3 वाइब्रेशन आपकी शीट पर हैं। तो पहला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, आप देखते हैं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में जो डायपोल मूवमेंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, यानी किसी प्रकार की अवरक्त ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है, यानी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में जो इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और इसलिए इसके डायपोल मूवमेंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उससे नेक्स्ट हम देखते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग डायपोल। तो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अणु के डायपोल मूवमेंट में परिवर्तन होता है, इसलिए ये इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस का प्रदर्शन करता है। और क्योंकि इसके डायपोल मूवमेंट के मान में परिवर्तन होता है, वो लगातार दोलन करता रहता है, इसलिए यहाँ पर इंफ्रारेड एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है, यानी स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो बेंडिंग डायपोल। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस, चाहे वो किसी भी प्रकार का बेंडिंग वाइब्रेशन, 2 प्रकार के बेंडिंग वाइब्रेशन इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर भी इसके डायपोल मूवमेंट में परिवर्तन होता है और यह IR एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, यानी एब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन करता है। तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की इंफ्रारेड एनर्जी कितनी तेजी से अणु में स्थानांतरित होती है और यह प्रक्रिया बंध के द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है। अधिक ध्रुवीय बंध विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके कारण इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड की तीव्रता बढ़ जाती है। और यही कारण है कि किसी अणु में जो तनन कंपन की तीव्रता है डबल बॉन्ड में, जैसे C डबल बॉन्ड O है, उसकी जो कंपन की तीव्रता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की तीव्रता के कंपैरिजन में अधिक तीव्रता उसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति के लिए अणु के डायपोल मूवमेंट में परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी वो इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है वो है नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स, फिनोमिना विच इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, यानी अवशोषण बैंडों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण। तो इसमें 3 मुख्य कारण हैं। पहला है ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स,
जिसको हिंदी में कहते हैं अधिस्वरक या हार्मोनिक्स। दूसरा है कॉम्बिनेशन टोन्स या संयुक्त स्वर। और तीसरा है फर्मी रेजोनेंस यानी फर्मी अनुनाद हिंदी में कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरटोन्स। तो ओवरटोन्स क्या होता है कि कभी कभी जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है वो न्यू ज़ीरो से न्यू वन के स्थान पर न्यू ज़ीरो से न्यू टू पर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन के तरंग संख्या के 2 गुने मान पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। यहाँ आप इस सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट वाइब्रेशन न्यू ज़ीरो, सेकंड में न्यू बराबर फर्स्ट, फिर न्यू टू थ्री। तो इस प्रकार से देखते हैं कि न्यू ज़ीरो से वन का जो ट्रांजिशन है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन कहलाता है। न्यू ज़ीरो से न्यू टू पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है, और इसी प्रकार से न्यू ज़ीरो से थ्री पर जो हो रहा है वो सेकंड ओवरटोन कहलाता है। यानी जो मौलिक वाइब्रेशन तो है जो ज़ीरो से वन की ओर, जीरो से वन जो हो रहा है वो है मौलिक कंपन, परंतु जब वो जीरो से सीधा जंप करके टू या जीरो से सीधा थ्री में चला जाता है तो वो क्रमशः फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन कहलाता है। तो इस प्रकार की जो फिनोमिना है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन बैंड की संख्या में वृद्धि होती है और जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है वो भी अपेक्षाकृत एक दुर्बल प्रकृति का प्राप्त होता है और 2 गुने मान पर एक अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। तो जो ओवरटोन्स यानी हार्मोनिक्स होते हैं ये फंडामेंटल वाइब्रेशन के इंटेगर मल्टीपल पर अवशोषण बैंड देते हैं। तो सेकंड आता है इसमें, वो आता है कॉम्बिनेशन टोन्स। आप जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू ए प्लस माइनस न्यू बी। इसमें क्या है कि जब 2 फ्रीक्वेंसीज का परस्पर योग या उनका घटना यानी सब्ट्रैक्शन, या तो वो एडिशन होता है या उनका सब्ट्रैक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 नई आवृत्तियां पैदा होती हैं, अर्थात 2 अतिरिक्त अवशोषण बैंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। इन्हें कॉम्बिनेशन टोन्स कहा जाता है। तो यदि मान लीजिए कि 2 अवशोषण बैंड x और y हैं, जब इनका योग करेंगे तो x प्लस वाई वेव नंबर पर एक बैंड प्राप्त होगा और इसी प्रकार से जब इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो x माइनस वाई पर दूसरा बैंड प्राप्त होता है। थर्ड आता है वर्मी रेजोनेंस। तो जब किसी मॉलिक्यूल में जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल वाइब्रेशन 0 to 1 दैट इज़ फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो जब किसी मॉलिक्यूल में फंडामेंटल वाइब्रेशन, ओवरटोन और कॉम्बिनेशन टोन का संयोग होता है तो इस संयोग के परिणाम स्वरूप एक नया अवशोषण बैंड प्रकट होता है और इस अवशोषण बैंड को ही फर्मी रेजोनेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की संख्या 3 प्रकार से बढ़ती है: ओवरटोन, कॉम्बिनेशन टोन्स एंड फर्मी रेजोनेंस। अब यहाँ इस शीट पर आप 2 आपके जो अलग अलग डायग्राम्स या जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन मैंने आपको समझाने की
कोशिश की है कि ये अलग अलग प्रकार के जो, जैसे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और उसमें एक पॉइंट आया था कि हमें अब एब्जॉर्प्शन बैंड जो प्राप्त होता है उसकी ब्रॉडनिंग कैसे हो जाती है, वो ब्रॉड बैंड क्यों प्राप्त होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तो उस ब्रॉड बैंड को प्राप्त होने का कारण क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वहाँ पर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन भी उसमें अंदर पाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के परिणाम स्वरूप होता है। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन करने से प्राप्त होता है। जैसे आपके जो रेड कलर में एक बड़ा एरो आप देख रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हाइट पे आप देख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रदर्शित कर रहा है। एक छोटा एरो रेड कलर का आप देख रहे हैं, वो वाइब्रेशन ट्रांजिशन को करता है। वाइब्रेशनल लेवल के जो एनर्जी को एब्जॉर्प्शन, जो कि इंफ्रारेड होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वाइब्रेशनल उसके अंदर कंपन पैदा होते हैं। और अगर माइक्रोवेव रीजन के अंदर होता है तो उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं। अब ये जो ब्रॉडनिंग होती है अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन बैंड की, तो उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल के भी उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और उनका भी प्रदर्शन होता है। तो यहाँ आप इस डायग्राम से आप क्लियरली इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर ही वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो ट्रांजिशन है उनका भी पाया जाना है। और सेकंड, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि वो चीज़ जो नंबर ऑफ जो एब्जॉर्प्शन बैंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो बढ़ता है, वो उसका कारण आपको बिल्कुल क्लियर आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा रेड एरो है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन को बता रहा है, उससे नेक्स्ट जो रेड एरो है उससे बड़ा वो फर्स्ट ओवरटोन को बता रहा है, और उससे नेक्स्ट जो है वो सेकंड ओवरटोन को इंडिकेट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही।